31 दिसंबर तक हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करा, जो हमारी लास्ट डेट थी। इसके बाद मेरा इंटीमेशन जनरेट हुआ और इंटीमेशन जनरेट होने के बाद मेरी डिमांड्स इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गई है। या तो मेरे पिछले किसी रिटर्न्स की डिमांड मेरे इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख रही है, जो अभी लेटेस्ट मैंने आईटीआर फाइल करा उसकी डिमांड्स मेरे पोर्टल पे दिख रही है। अब फ्रेंड्स मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाता हूं और अपना डिमांड्स का पेमेंट कर देता हूं। सेकंड मेरा पास ऑप्शन होता है कि मैं उस डिमांड से डिसएग्री हूं, ये डिमांड्स मेरी नहीं होनी चाहिए थी। अब दोनों ऑप्शन में मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि किस वजह से इनकम टैक्स पोर्टल पे मेरी डिमांड्स दिख रही है। मैं 6 मेजर कारण आपसे डिस्कस करूंगा। हो सकता है ये 6 मेजर कारण के अलावा और भी कई कारण हो जो इनकम टैक्स पोर्टल पे हमारी डिमांड जिसकी वजह से दिखने लग जाती है। इससे पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल की डिमांड्स को डिटेली डिस्कस कर सकें। फ्रेंड्स फर्स्ट मेरा जो कारण होता है वो होता है लेस इनकम रिपोर्ट। जितनी इनकम मेरे फॉर्म 26A या मेरे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख रही थी, मैंने उतनी इनकम में कोई करेक्शन करा है। जैसे कि मेरा फॉर्म 26A मैंने 2021 का डाउनलोड करा और फॉर्म 26A में मेरी सैलरी यहाँ पे दिख रही है। मार्क्स से मुझे यहाँ पे सैलरी दिख रही है 425,490। जब मैं अपना आईटीआर ओपन करता हूँ तो आईटीआर में ये मेरी जो सैलरी है वो मेरी ऑटो फिल आ जाती है। ये जनरली मेरी ऑटो फिल या तो मेरे फॉर्म 16 से निकल कर आ जाती है या मेरे फॉर्म 26A से निकल कर मेरी ऑटो फिल आ जाती है, अगर मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है। अगर मेरे फॉर्म 26A में मेरी सैलरी दिख रही है विदाउट एनी टीडीएस या मेरे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मेरी कोई सैलरी दिख रही है तो मेरी जनरली यहाँ पे ऑटो फिल आ जाती है। मैं इसमें करेक्शन करता हूं। मैंने 425,490 को यहां से हटा के 425 कर दिया। एक मेजर कारण ये होता है कि जब मैं यहाँ पे कोई करेक्शन करता हूँ, हो सकता है जो मैं करेक्शन कर रहा हूँ वो करेक्शन मेरा बिल्कुल सही हो, तो मुझे अपने फॉर्म 26A में करेक्शन करवाना चाहिए या फिर मेरे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में करेक्शन करवाना चाहिए या मेरे फॉर्म 16 में करेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन मेरी बिल्कुल करेक्ट है। या एनी अदर कोई इनकम, जैसे कि मान लो आपको डिपॉजिट से ब्याज मिल रहा है तो ब्याज आपका ऑटोफिल आ जाता है अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है ब्याज से, या फिर आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई ब्याज दिख रहा है जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, वो भी आपका ऑटोफिल ले लेता है एज पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मेरा जो ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन आता है मैंने उसमें कोई करेक्शन किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी मेरी डिमांड्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। दूसरा फ्रेंड्स, कि मुझे सैलरी मिल रही है और सैलरी में मेरा एम्प्लॉयर मुझे फॉर्म 16 इशू करते हैं। फॉर्म 16 में एक होता है मेरा पार्ट ए जिसमें मेरी टीडीएस डिटेल्स होती है, कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ है। दूसरा होता है मेरा पार्ट बी जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट डिटेल होती है कि कहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, प्लस मेरी सैलरी का बाइफिकेशन होता है उसके अंदर। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट डिटेल होती है, जैसे कि चैप्टर 6 में मैंने अगर कोई मेरा पीएफ डिडक्ट हुआ है तो वो मेरा 80C में जाके मैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 24,700 मेरा यहाँ पे ऑटोफिल बता रहा है एज पर फॉर्म 16। मुझे लगा कि मेरी कोई और भी करेक्शन है या मेरी ज्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके इसमें कोई करेक्शन कर देता हूँ। मैंने इसको 75,000 कर दिया। अगर ये करेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये करेक्ट नहीं है, मैंने इसको गलत तरीके से रिपोर्ट कर दिया, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से मेरी जो भी डिडक्शंस होती है मैक्सिमम केसेस में मेरी डिडक्शन डिसअलाउ हो जाती है। सीपीसी मेरी डिडक्शन को डिसअलाउ कर देता है क्योंकि वो मेरी डिडक्शन एक्चुअली में होती ही नहीं है। हो सकता है वो ट्रेसेबल हो, तो इस वजह से मेरी डिडक्शन डिसअलाउ हो जाती है। मेरी फॉर्म 16 में कंप्लीट अमाउंट मेरी डिडक्शन दिख रही है, लेकिन मैंने उसमें कोई करेक्शन कर दिया। दूसरा मेरा मेजर कारण ये होता है कि मेरी जो भी मैं डिडक्शन क्लेम करता हूं वो मेरी डिडक्शन डिसअलाउ हो जाती है। थर्ड फ्रेंड्स, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं जनरली फॉर्म 80GG की डिडक्शन क्लेम करता हूं। यह डिडक्शन फ्रेंड्स मैं तब क्लेम करता हूं जब मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए अमाउंट्स नहीं मिलता है। तो 80GG की जब मैं डिडक्शन क्लेम करता हूं तो उससे पहले मुझे एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है फॉर्म 10BA। ये डिक्लेरेशन मुझे बताता है कि मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, कितना अमाउंट ऑफ रेंट मैंने अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया हुआ है, किस मोड में मैंने पेमेंट किया हुआ है, लैंडलॉर्ड का एड्रेस प्लस आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, पेन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये पूरे डिटेल मुझे एक डिक्लेरेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट करना होता है बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जब मैं ये डिक्लेरेशन सबमिट कर देता हूं, उस डिक्लेरेशन को सबमिट करने के बाद ही मैं यहाँ पर 80GG की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। तो यहाँ पे जब मैं यस करके अपने डिडक्शन डालता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाला कि 35,000 रुपीज का मैं रेंट यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ अगर मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिल रहा है तो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए मैंने यहाँ पे रेंट का क्लेम करा 35,000 रुपीज का, लेकिन मैंने अपना डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करा। अब जब मैंने डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करा तो इनकम टैक्स ने ये पोर्टल को मेरा डिसअलाउ कर दिया क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, थर्ड मेजर जो कारण होता है वो मेरा यही होता है कि ये मेरी जो 80GG की डिडक्शन होती है ये डिसअलाउ हो जाती है। जो मेरी डिमांड्स आती है उसका मेरा फोर्थ कारण वो ये होता है कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से अरियर अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है। मान लो कि मुझे पिछले 2 सालों की अरियर सैलरी मिली है, 1 अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक का मैंने जो आईटीआर फाइल करा उस बीच में मैंने अपने अरियर अमाउंट ऑफ सैलरी दिखाई हुई है।
वो अरियर सैलरी मेरी सबसे पहले मेरी सैलरी में ऐड होती है, लेकिन मैं उस अरियर अमाउंट ऑफ सैलरी का रिलीफ भी क्लेम कर सकता हूं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में। फ्रेंड्स, जब भी मैं ये रिलीफ क्लेम करता हूं तो इस रिलीफ को क्लेम करने से पहले मुझे एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म में, फॉर्म 10E। मैंने इसको लेके एक डिटेल वीडियो बनाया है, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। फॉर्म 10E में मुझे बताना पड़ता है कि मेरी कितनी अमाउंट ऑफ अरियर मुझे मिला है, किस पीरियड का मुझे अरियर मिला हुआ है, कहां से कब तक का मुझे कितना अमाउंट मैं क्लेम कर सकता, उस टाइम पे मेरा टैक्स स्लैब रेट क्या था, प्लस मुझे जो करंट में अरियर अमाउंट मिला है उस टाइम पे मेरा टैक्स स्लैब रेट क्या था। दोनों में जो डिफरेंस होता है जनरली उसका मुझे रिलीफ मिल जाता है। उस रिलीफ को क्लेम करने से पहले मैं यहाँ पे इस बॉक्स में जाके उस रिलीफ का क्लेम करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फॉर्म 10E को सबमिट करना होता है। जनरली वो फॉर्म में नहीं सबमिट करता और यहाँ पे सीधा अपना रिलीफ डाल देता हूँ। सपोज मैंने 25,000 यहाँ पे रिलीफ डाल दिया। जब वो मेरा सीपीसी से मेरा इंटीमेशन जनरेट होता है तो यहाँ पे जो मेरा रिलीफ होता है वो डिसअलाउ हो जाता है, और जो डिसअलाउ हो जाता है उसकी वजह से मेरा टैक्स बन जाता है, वो मेरे कहीं ना कहीं डिमांड्स के फॉर्म में दिखने लग जाता है। तो फोर्थ जो मेजर कारण होता है कि मैं अरियर अमाउंट को जो रिलीफ होता है उसका मैं जो डिक्लेरेशन होता है वो मैं सबमिट नहीं करता हूं। वो डिक्लेरेशन, वो जो फॉर्म होता है फॉर्म 10E, वो मुझे सबमिट करना होता है। इसके बाद ही मैं यहाँ पे रिलीफ क्लेम कर सकता हूं अगर मुझे अरियर अमाउंट ऑफ सैलरी मिला है तो। फ्रेंड्स, पांचवा जो मेरा कारण होता है वो ये होता है कि मेरे जो फॉर्म 26A है उसमें जो मेरी सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही है उसके हिसाब से मेरा टीडीएस सपोज 25,000 डिडक्ट हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये जो अमाउंट ऑफ टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ है ये कम है, ये कम डिडक्ट दिख रहा है मेरा फॉर्म 26S में, एक्चुअली मेरा टीडीएस ज्यादा है। तो मेरे पास जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है इसमें मेरा टीडीएस डिडक्ट होता है। जनरली सैलरी के केस में फॉर्म 16 का पार्ट ए जो मुझे मिलता है उसमें टीडीएस डिटेल होती है, उससे जब मैं मैच करता हूं अपने फॉर्म 26A को तो मेरा टीडीएस कम रिफ्लेक्ट दिखता है, मेरा अमाउंट ऑफ जो टीडीएस है वो मुझे पूरा नहीं दिख पाता, और मैं अपना एक्सेस जो टीडीएस होता है यहाँ पे क्लेम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना टीडीएस डिटेल्स यहाँ पे डाली और जो नॉर्मल टीडीएस था उससे मैंने ज्यादा डाल दिया। जनरली यहाँ पे जो मेरी टीडीएस डिटेल होती है वो ऑटो फिल आ जाती है इस पर फॉर्म 26A, लेकिन अगर मैं उसमें कोई करेक्शन करता हूं तो उस वजह से भी मेरा टीडीएस डिसअलाउ हो जाता है और मेरी डिमांड्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। फ्रेंड्स, मैं अगर 6 रीजन की बात करूं तो वो होता है मेरे सेक्शन 234A का ब्याज। जनरली फ्रेंड्स, ये सेक्शन 234A का ब्याज जब मैं अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो ये ब्याज मेरा तब लगता है जब मैं अपने रिटर्न को आफ्टर ड्यू डेट फाइल करता हूं। तो अभी जो इनकम टैक्स के रिटर्न की ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2021। अगर 31 दिसंबर 2021 के बाद मतलब कि अगर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2022 तक आपने अपना आईटीआर फाइल करा तो ये मेरा ब्याज लगना चाहिए था 1%। जब भी मैं अपने आईटीआर को फाइल करूंगा, सपोज मैंने जनवरी में फाइल किया तो 1% मेरा जनवरी में लग जाएगा। वहीं अगर मैंने फरवरी में फाइल किया, 1 फरवरी को भी फाइल किया तो मेरा 2% जनवरी और फरवरी दोनों का लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो ब्याज लगता है जनरली आफ्टर ड्यू डेट के बाद लगता है। अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना जो रिटर्न फाइल करा है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले फाइल करा है तो आपका ये सेक्शन 234A का ब्याज नहीं लगना चाहिए, लेकिन पोर्टल पे ये दिख रहा था, हमें इसके बारे में पता नहीं था और हमने ये ब्याज जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके हिसाब से अपना टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब जब आपने ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, ये कहीं ना कहीं पोर्टल की एक मिस्टेक थी। मैक्सिमम केसेस में जो पोर्टल था वो मेरा 31 जुलाई ड्यू डेट के हिसाब से अपडेट था, लेकिन जब हमने 31 दिसंबर में रिटर्न को फाइल करा तो उस बीच में उन्होंने अपने रिटर्न का 31 जुलाई के बाद से ब्याज लेना शुरू कर दिया। तो 234A का ब्याज में अगर आपने कोई करेक्शन करा हुआ है, मैंने क्या करा था फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन 234A का जो मेरा ब्याज था मैंने मैन्युअली उसको करेक्ट किया और उसको 0 कर दिया, क्योंकि मुझे ब्याज नहीं देना था और मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि सेक्शन 234A का ब्याज तब लगता है जब मैं ड्यू डेट के बाद फाइल करता हूं। अगर हम इनकम टैक्स लॉ एक्ट को देखें एक बार फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा सेक्शन 234A इंटरेस्ट। हम एक बार उसको एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ब्याज हमारा क्यों लगता है। तो यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड्स, वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। मतलब कि जो मेरी आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करूंगा, मतलब 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइल करोगे तो ब्याज लगना चाहिए। इससे पहले अगर आपने फाइल करा है और ये ब्याज आपने दे चुके हो तो आप अपने रिटर्न को पहले तो फ्रेंड्स रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि आपने ये ब्याज एक्सेस पे कर दिया जो कि नहीं लगना चाहिए था। अब मैंने इस ब्याज में फ्रेंड्स ये करेक्शन करा है कि मैंने इस ब्याज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 0 कर दिया, क्योंकि मैं 31 दिसंबर से पहले आईटीआर को फाइल कर रहा था और अपने ब्याज को 0 करने के बाद अपने आईटीआर को फाइल कर दिया। जब मेरा रिटर्न फ्रेंड्स प्रोसेस होता है तो इंटीमेशन में जो ब्याज अमाउंट होता है उतने रुपए की मेरी डिमांड से निकल कर आ जाती है, जो कि मैं इस डिमांड से डिसएग्री हूं और आगे जाके मैं इसका ये आंसर करूंगा कि मैंने अपने रिटर्न्स को बिफोर ड्यू डेट फाइल करा है, जिस वजह से मेरा ये ब्याज नहीं लगना चाहिए।
तो फ्रेंड्स छठा जो मेरा मेजर कारण था यही था। और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड्स हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो एक बार फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपनी डिमांड्स को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग उसका आंसर करना भी एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल पे मेरा एक इंटीमेशन आया था, यू हैव डिमांड्स फॉर AY 21-22, आपकी डिमांड्स इनकम टैक्स पोर्टल की दिख रही है। अगर आप इंटीमेशन को ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस कारण से आपकी डिमांड्स यहाँ पे दिख रही है। तो जब जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी एक PDF फाइल को, ये मेरी ईमेल में आया हुआ है, मैं जब इस PDF फाइल को ओपन करता हूँ तो PDF फाइल को ओपन करने का जो आपका पासवर्ड रहेगा वो आपका स्मॉल केस में पेन नंबर रहेगा प्लस डेट ऑफ बर्थ विदाउट एनी स्पेस। तो आप वो पासवर्ड डालिए और अपने इंटीमेशन को ओपन कर लीजिए। मेरा जो डिमांड्स आई थी उसका कारण ये था फ्रेंड्स कि सेक्शन 234A का ब्याज मैंने जीरो कर दिया था, जो मुझे नहीं पेमेंट करना था, जो मेरा नहीं बनता था। और जब CPC ने उसको प्रोसेस करा तो उतने रुपए की मेरी डिमांड्स खड़ी कर दी। तो जब मैं ई फाइलिंग पोर्टल पे जाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी देख लीजिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 की यहाँ पे मेरी डिमांड्स रिफ्लेक्ट हो रही है 9,080 रुपए की। अब ये कारण आपने देख लिया कि किस वजह से आपकी डिमांड्स 9,080 रुपए की यहाँ पे दिख रही है। एग्जाम्पल, अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे सीधा पे नाउ करके, जब मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ पे नाउ के फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल पे नाउ करके आप सीधा चालान डिटेल्स पे चले जाएंगे और चालान डिटेल्स पे जाने के बाद अपना डिमांड्स का पेमेंट कर दीजिए अपना चालान अमाउंट, चालान नंबर सिलेक्ट करके। या आप अभी पे नहीं करना चाहते लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप या तो इसे डाउनलोड कर लीजिए या सबमिट टू रिस्पॉन्स। सबमिट टू रिस्पॉन्स पे जब आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला तो डिमांड इज करेक्ट, आपको लगता है कि डिमांड्स बिल्कुल करेक्ट है। जब आपकी डिमांड्स लगता है आपको करेक्ट है तो वंस यू हैव सबमिट दिस करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद डिमांड। अगर आपने करेक्ट करके अगर इसको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया तो आप इसको डिसएग्री नहीं कर सकते कि आप डिमांड करेक्ट नहीं है। उसके बाद हैव यू ऑलरेडी पेड, अब आपकी जो डिमांड्स करेक्ट है उसमें आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट, क्या आपने ऑलरेडी अपना डिमांड अमाउंट पे कर दिया है और डिमांड्स करेक्ट थी लेकिन आपने पहले पेमेंट कर दिया उसका। तो अगर आप यस करेंगे फ्रेंड्स, चालान की कॉपी होगी PDF फॉर्म में, तो आप यहाँ पे ऐड चालान डिटेल्स, आप अपनी चालान डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जब आप चालान डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो पूछेगा कि आपका BSR कोड क्या था चालान का। जो आप चालान की PDF डाउनलोड करते हैं उसमें आपका एक BSR कोड होता है, आप BSR कोड डाल दीजिए। आपका जो सीरियल नंबर चालान का होता है वो सीरियल नंबर डाल दीजिए। किस डेट पे आपने चालान का पेमेंट करा वो चालान डिटेल डाल दीजिए। टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स से किस टाइप का पेमेंट था आपका, आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर असेसमेंट टैक्स या टैक्स ऑन डिसबर्स इनकम टू यूनिट होल्डर या टैक्स ऑन डिसबर्स प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे आप अपना रीजन दे दीजिए कि टाइप ऑफ पेमेंट क्या है जिसके अगेंस्ट में आपने डिमांड का पेमेंट करा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सिलेक्ट किया आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स, ठीक है। तो मैंने आउटस्टैंडिंग जो डिमांड थी यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 9,000 रुपए। सपोज आपके डिमांड 9,080 रुपए जो मेरे यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा था, मैंने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। रिमार्क्स में अगर आप कुछ डालना चाहे तो डाल लीजिए, प्लस चालान की यहाँ पे कॉपी अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे जाके आप इसे सेव कर लीजिए। जब आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डाल देंगे, डालने के बाद फिर आप यहाँ पे इसे सबमिट कर दीजिए। या आपने डिमांड का पेमेंट नहीं करा है लेकिन आपको लगता है कि डिमांड इज करेक्ट, तो नॉट येट पेड सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे जाके सीधा चालान डिटेल पे चले जाएंगे आप और अपना चालान का पेमेंट कर दीजिए। तो पहला तो मेरा जो रीजन था वो यही मैंने यहाँ पे रखा था फ्रेंड्स कि डिमांड इज करेक्ट, लेकिन दूसरा मेरे पास ये रीजन था कि मैं डिमांड से जो मेरी डिमांड्स दिख रही है वो डिसएग्री हूं मैं उससे, या तो आप फुली डिसएग्री है पार्शियली डिसएग्री है। तो यहाँ पे मैंने डिसएग्री ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अपना रीजन डाल दिया कि किस वजह से आप डिमांड्स के लिए डिसएग्री है। यहाँ कुछ रीजन दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे लगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल डिमांड पेड एंड चालान हैज नो CIN, आपके पास कोई चालान आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स नहीं है लेकिन आपने डिमांड्स का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया हुआ है, या एनी अदर कोई रीजन है तो आप वो यहाँ पे देख लीजिए रेक्टिफिकेशन फाइल विद असेसिंग ऑफिसर्स या एनी अदर रीजंस। तो आप एक बार देख लीजिए क्या रीजन आपका हो सकता है, उसके सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आप रीजन डालेंगे वो रीजन डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो मैंने आपको आंसर बताया है कि आपके क्या रीजन हो सकते हैं डिमांड्स दिखने के। सबसे पहले हमें ये कारण जानना है कि किस वजह से हमारी डिमांड्स आई है। अगर आपको लगता है कि आप डिमांड से सेटिस्फाई हैं तो अपनी चालान डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी आपने चालान का पेमेंट करा हुआ है, या नहीं करा है तो पहले चालान का पेमेंट कर दीजिए और फिर चालान डिटेल्स डाल दीजिए। दूसरा, अगर आप डिमांड से डिसएग्री हैं तो जो आपको मैंने 10 या 11 रीजन बताए हुए हैं आप वो रीजन सिलेक्ट कीजिए और अपने डिमांड्स का रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए। अगर आपको और भी कोई रीजन कारण लगते हैं कि जिसकी वजह से आपकी डिमांड्स यहाँ पे पोर्टल पे दिख रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके सामने लेकर आ सकूं।